नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजकुमार गामी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये जो सेशन है जिसमें मैं पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाता है और क्या सुधार किसान को अपने पशुओं के आहार में किया जाना चाहिए, क्या उसके रख रखाव में किया जाना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसको एंजॉय कीजिए, आप इसको समझिए और अपने व्यवहारिक जीवन में इसका जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अपने दुग्ध व्यवसाय में बचत होगी, दुग्ध व्यवसाय में कमाई होगी। अधिकतर किसान जो है या तो भैंस में अगर देखा जाए तो उनके पास में ग्रेडेड मुर्रा होती है, कुछ किसानों के पास में मुर्रा भी होती है और किसी के पास में जो है देशी नस्ल के भी अच्छे पशु होते हैं। ये तीन क्वालिटी की हमारे पास में भैंसे होती है और कुछ के पास में वैसे तो मेरे गाय में भी हमारे क्षेत्र के अंदर जो पशु है आप देखेंगे लोगों के पास में गिर नस्ल के भी पशु हैं या गिर क्रॉस भी है, गिर संकर नस्ल के पशु भी हैं, जिसके बाद में साहिवाल है, साहिवाल के साथ में साहिवाल संकर नस्ल के भी पशु है अपने क्षेत्र में। और अगर देखा जाए तो विदेशी पशु भी है, जैसे कि आप देखेंगे एचएफ गाय भी मिलती है, फिर जर्सी भी मिलती है, ये एचएफ जर्सी है। और साथ में हमारी जो गाय है जिसे हम हमारे मालवा क्षेत्र की कहते हैं वो है मालवी। तो मालवी जो सफेद गाय है जिस की दुग्ध उत्पादन क्षमता तो कम होती है पर इसका दूध जो होता है बहुत ही गुणकारी होता है। तो गिर नस्ल की गाय का, साहिवाल का और मालवी जो नस्ल की गाय है इनका दूध जो होता है बहुत पौष्टिक होता है, रोगों से लड़ने की इनमें क्षमता होती है और इनके दूध को बोलते हैं A2 मिल्क। A2 मिल्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है A2। ये जो प्रोटीन है ये कैंसर जैसी बीमारी और डायबिटीज जैसी बीमारी से लड़ने में हमारे शरीर को ताकत देता है। तो ये जो देसी नस्ल की गाय है ये बहुत अच्छी गाय है और इनका मैं ये कहूँगा किसानों को कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप पालन पोषण करें, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने बाड़े में रखें। बाकी एचएफ और जर्सी जो है मैं इनके बारे में आपको नहीं कहूँगा कि आप इनको अपने बाड़े में इनकी संख्या बढ़ाना है तो गिर बढ़ाओ, साहिवाल बढ़ाओ, मालवी बढ़ाओ, पर एचएफ और जर्सी को कम करो। और इधर भी आपको अगर लाना है तो अपने क्षेत्र के लिए ग्रेडेड मुर्रा और देसी अगर अच्छी नस्ल की गाय भैंसे अगर है तो उनको लाए। जाफराबादी जो है हमारे यहाँ का मैनेजमेंट जो है जाफराबादी के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो आप चयन करें कि भैंस और गाय में से किनका आप ज़्यादा किन नस्ल के पशुओं को आपको रखना चाहिए और किनको कम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब ये पशु जो है आप इनको अधिकतर किसान क्या करते हैं कि जैसे लास्ट महीना बचा हुआ रहता है और पशु को खरीदते हैं, गाभिन होता पशु लास्ट महीना बचा रहता है और घर आके पियाता है। तो मेरी सलाह तो ये है कि आप ब्याए हुए पशु को लेके आए घर, ताकि आपके पास में जो रिस्क फैक्टर होता है वो ये होता है कि हो सकता है बहुत बार बछड़ा या बछड़ी जो है, बछड़ा बछड़ी जो होता है जो ठीक से पशु ब्याह नहीं पाता है, जिसे डिस्टोकिया कहते हैं, उलझ जाता है, उसकी वजह से बछड़ा बछड़ी की बहुत बार मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से अगर आप ब्याया हुआ पशु लाएंगे तो रिस्क नहीं है। और बछड़ा बछड़ी की जब मृत्यु हो जाती है तो दूध जिसे हम पाना उतारना कहते हैं, पशु जो है पाना नहीं उतारता, पाना चुरा लेता है, तो उसकी वजह से भी उसका दूध जो है वो बढ़ोतरी पे नहीं रहता है। दूसरा जो कारण है कि आप ब्याए हुए पशु को इसलिए लाएं क्योंकि आपको मिल्किंग का तुरंत पता भी चल जाता है ना, तो उसकी दूध उत्पादन क्षमता का आकलन आप अच्छे से कर पाते हैं, है ना। आपको दूध उत्पादन क्षमता दिख जाती है, आप वहाँ पे उसको दूध दोहने के बाद में देख सकते हैं कि हाँ ये कितना दूध दे रही है। तो 2 टाइम का दूध एक टाइम इकट्ठा करके मार्केट में बेच दिए जाते हैं पशु को, तो उनसे भी बचें। आप कोशिश करें कि आप आपके नज़दीकी जो क्षेत्र है जहाँ पे आपका रोज का आना जाना है, गांव में अगर कोई अच्छा पशु है तो उसको खरीदें। व्यापारिक दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो आप जब मार्केट में लेने जाते हैं, हाट या मंडी से खरीदने जाते हैं भैंस या गाय, तो वहाँ पर आपके साथ में कुछ मतलब आपको किसी न किसी तरीके से वो बेवकूफ़ बना सकते हैं। पर
आप अगर अपने क्षेत्र के आसपास के पशु खरीदेंगे तो आप नुकसान में नहीं जाएंगे। तो बछड़ा बछड़ी की मृत्यु नहीं होती है अगर ब्याया हुआ पशु खरीदते हैं तो। फिर दूध उत्पादन क्षमता का आपको पता होता है। तीसरी बात यह है कि ब्याने के बाद में जो समस्याएं आती है, जैसे जड़ रह जाना या पशु के गर्भाशय में इन्फेक्शन या गर्भाशय से मेरी का गिरते रहना, गर्भाशय में इन्फेक्शन, तो इन चीज़ों से भी आपको निजात मिल जाती है। क्योंकि ब्याया हुआ अगर पशु है तो वो अगर दूध सही से दे रहा है तो इसका मतलब उसका गर्भाशय क्लियर हो चुका है और वो अब आपको ज़्यादा समस्या नहीं देने वाला, आप जोखिम में नहीं आने वाले। तो जोखिम से अपने आप को बचाएं और हमेशा कोशिश करें कि ब्याया हुआ पशु ही खरीदें। यह मेरी अपनी पर्सनल राय है, पर्सनल आपको व्यक्तिगत ओपिनियन है जो सलाह दे रहा हूँ। तो पर फिर भी बात मुद्दे की ये नहीं है कि हम किस तरह का पशु ले आएंगे। जो पशु हमारे यहाँ आ गया है तो उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता को कैसे बरकरार रखें उस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कि आप अच्छी बढ़िया भैंस खरीद के लाए, मंडी में गए, आपने देखा कि भैया इसका तो आरा बहुत अच्छा है ना, इसकी दूध कैपेसिटी बहुत अच्छी दिख रही है और ये खाने पीने में भी ठीक है। आपने पशु को चारों तरफ से टच करके भी देखा, पशु जो है वो मारता नहीं है, दिक्कत नहीं करता है, तो आप क्या पशु को खरीद लेते हैं। तो अब खरीदने के बाद में आप उसको जब घर पे लेकर आ गए, क्या करके आ गए, घर पे लेकर आ गए, तो कहानी अब शुरू होती है। तो जैसे ही पशु हाट से घर पर आता है ठीक है, किसान सोचता है कि अब तो मेरे को मेरी गाय या भैंस से बहुत दूध लेना है तो मुझे इसको अच्छा ही अच्छा खिलाना है, ऐसा नहीं करना। तो पशु हाट से घर पर आता है, उसके बाद ध्यान दे कि विक्रेता पहले से पशु को क्या खिला रहा था, विक्रेता द्वारा आहार में क्या दिया जा रहा था। पुरानी खुराक को बरकरार रखना है, जैसे भूसा, हरा चारा, खली और अनाज, और इन चीज़ों को जो अगर विक्रेता खिला रहा था तो उसको वैसे ही खिलाना है। भूसे में भी जैसे अगर वो गेहूँ खिला रहा था तो गेहूँ का भूसा देना है, चावल का भूसा अगर दे रहा था तो चावल का देना है, हरा चारा अगर बरसीम दे रहा था तो बरसीम देना है, और अगर मक्का दे रहा है था या ज्वार दे रहा था में वो बताएगा। खली में वो कौन सी खली खिला रहा था, सोयाबीन की खिला रहा था, है ना, या फिर कॉटन सीड मतलब कपास की खली खिला रहा था, या फिर मूंगफली की, है ना, ग्राउंडनट के खिला रहा था, या फिर अनाज में वो क्या दे रहा था, बाजरा दे रहा था, या फिर गेहूं दे रहा था, है ना, या फिर बहुत सारे लोग पोहे की चूरी भी देते हैं तो पोहे की चूरी दे रहा था। मतलब वो क्या उसकी खुराक थी उस विक्रेता के घर पे, सेम वही खुराक आपको करनी है और उसी मात्रा में करनी है। अब आप चाहते हैं कि भैया की मक्का खिला रहा था पर हमको बरसीम खिलाना है, तो ये जो आहार में बदलाव करना है, आप वहाँ पे वो मूंगफली की खली खिला रहा था और आपको सोयाबीन की खिलानी है, तो ये जो बदलाव करना है आपके घर पे, आपको जो भी बदलाव करना है, तो जो भी बदलाव आहार में करना है वो धीमी गति से करना है। आहार में धीमा बदलाव करना है, धीमा बदलाव करना है। धीमा बदलाव मतलब क्या करना है कि आपको हो सकता है कि वो अनाज में वहां पे बाजरा दे रहा था पर आपके पास बाजरा नहीं है, आपके पास गेहूं है, तो आपको बाजरा थोड़ा खरीदना पड़ेगा। तो मान लिया कि वो 1.5 किलो बाजरा दे रहा था, 1.5 किलो बाजरा वो दे रहा था, तो आपको आप घर पे लेके आए, उस दिन आपको भी 1.5 किलो बाजरा देना है, फिर उसके अगले दिन उसको 1 किलो बाजरा देना है, और आपके पास में क्या है कि गेहूं है तो आपको आधा किलो गेहूं देना है। मतलब रिप्लेस करना है, बाजरे को गेहूं से रिप्लेस करना है। फिर इसको अगले दिन क्या करना है, फिर नेक्स्ट डे 0.5 kg बाजरा करना है और 1 किलो गेहूं करना है ना। तीसरे दिन आपको ये करना है, फिर अगले दिन क्या करना है, आपको बाजरा बिल्कुल हटा देना और फिर 1.5 किलो गेहूं करना है। मतलब कुल मिला के आहार में जो भी चीजें हैं वो बाजरा जो है आपका 1.5 किलो था, उसको 1 किलो किया, आधा किलो गेहूं किया साथ में, फिर आधा किलो बाजरा किया और 1 किलो गेहूं किया और 1.5 किलो
फिर लास्ट में गेहूं कर दिया और अब ये खुराक छिड़के देना। अब अधिकतर किसान क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं पशु लेके आया, लेकर आने के बाद मेरा पशु जो है अभी तो अच्छा खा ही नहीं रहा, मुझे तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ डॉक्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ मैनेजमेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि नया पशु जब भी कोई नए घर में आता है, आप खरीद कर लाते हैं, तो उससे कम 12 से 15 दिन उसके पेट को एडजस्ट होने में लगते हैं। 15 से 15 दिन एडजस्टमेंट पीरियड होता है। क्या होता है? एडजस्टमेंट पीरियड। एडजस्टमेंट पीरियड इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैं बताऊं आपको, एडजस्टमेंट पीरियड यूं है ये कि वहाँ जो खिलाई पिलाई चल रही थी, तो उसके पेट के अंदर हमारा जो पेट होता है और जो पशुओं का पेट होता है बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि पशुओं में एक र्यूमन होता है जो बहुत बड़ा पेट होता है, जिसके अंदर सारी चीजें पहले पशु इकट्ठी करता है, फिर उसको वापस मुंह तरफ लाता है, जिसको हम बाउल बोलते हैं, रिगर्जिटेशन करते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, तो वो करता है। तो उस रिगर्जिटेशन और रूमिनेशन के बाद में जो फर्मेंटेशन होता है, जो बड़े पेट के अंदर फर्मेंटेशन होता है, उसके लिए कुछ विशेष तरह के लाभकारी जीवाणु की आवश्यकता होती है। मान लिया कि आप उसको बरसी दे रहे थे और उसके पेट के अंदर बरसी को पचाने वाले जीवाणु थे, पर आपके खरीद के लाए और अब आपके पास में मक्का है, बरसी नहीं है, तो आप जैसे ही बरसी की जगह मक्का देने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो जीवाणु जो बरसी को अच्छा पचा सकते थे, वो मक्का को अच्छा नहीं पचा पाएंगे। मक्का को पचाने वाले जो अच्छे जीवाणु है वो विकसित होने में 8-10 दिन लेते हैं, 10, 12, 15 दिन भी ले लेते हैं। इसीलिए 12 से 15 दिन एडजस्टमेंट पीरियड होता है। इस बीच में पशु जो है किसी भी नए आहार को पचाने में सक्षम होने लगता है। तो आप घबराएं नहीं, 12 से 15 दिन पशुओं को की पाचन क्षमता को विकसित होने में लगता है। अब जब आप उसको अपने घर ले आए, तो पहला काम तो आपको आहार में इस तरह से बदलाव करना है। दूसरा ये है कि आप अपने पशुओं को जो है दर्द निवारक गोली जरूर दे। अगर आप लंबी दूरी से लेके आ रहे हैं तो दर्द निवारक गोलियां देना जरूरी है। दर्द निवारक गोली में आप बहुत तरह की गोलियां आती है, जैसे मैं किसी ब्रांड का यहाँ पर प्रचार विचार नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे जो याद आ रहा है वो लिख रहा हूँ। जैसे पेन आउट करके बोलस आता है, ये आप दे सकते हैं। बुट्सू करके बोलस आता है, वो दे सकते हैं, है ना। तो ये चीजें बुट्सू है, पेन आउट है, वेलोनेक्स प्लस है। तो ये जो गोलियां आती है, इनमें से किसी भी तरह की गोली, एक गोली सुबह शाम आप एक सुबह और एक शाम दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसकी थकान जो है वो मिट जाएगी, और थकान मिटने की वजह से वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, तो उसका उत्पादन क्षमता सुधरेगी। तो पहला काम ये करें कि आप दर्द निवारक गोली दें। दूसरा काम, उसके आहार को धीरे धीरे बदलें जो भी चल रहा था। और पांचवी बात, जो अगली बात है, चौथी के बाद पांचवी बात ये है कि जहां पर पशु था वहां पर हो सकता है कि आहार में कुछ चीजों की कमी रही हो, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप समझे और आपके यहाँ पे जो पशु चिकित्सक है, नजदीकी चिकित्सालय में जो पशु चिकित्सक है, उससे संपर्क करें और क्या चीज की कमी रही है उसको दुरुस्त करें। तो पांचवा काम जो है आपको ये देखना है कि अगर उसकी दूध क्षमता अच्छी है, मतलब दिन भर का 10 से 15 लीटर दूध देना है, ये 15 से भी ज्यादा हो सकता है, 20 लीटर तक भी दूध दे रहा हो पशु, तो आहार में मिनरल मिक्सचर दिया जाना अति आवश्यक है। एक्स्ट्रा दिया जाना अति आवश्यक है। तो ये कितना देना है? तो ये 100 से 150 ग्राम आप प्रतिदिन दे सकते हैं, 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन। ये जिसकी ज्यादा क्षमता है उसको ज्यादा दिया जाना चाहिए। तो मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। फिर नई जगह आप लेके आए हैं तो उसकी पशु को पेट के कीड़े की गोली देना जरूरी है। तो मतलब उसको क्या बोलेंगे हम? डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग करने से भी पशुओं का दूध बढ़ जाता है। डीवॉर्मिंग करना जरूरी है, अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी खिलाइए पर पेट के अंदर अगर कीड़े हैं तो आपका जो खिलाना है वो पशु को नहीं लग पाएगा, और सारा का सारा कौन खा जाएगा? जो वॉर्म्स है, जो पेट में कीड़े हैं। तो डीवॉर्मिंग में मेरी सलाह है आपको कि आप ऐसी चीजों से करवाएं जिससे पेट के कीड़े भी मर जाए और बाहर के जो परजीवी है वो भी खत्म हो जाए। बाहर के परजीवी मतलब जिसको चिचड़ या गिचौड़ी या आप जो भी कहते हैं,
बाहर के परजीवी भी खत्म होना चाहिए। तो डीवर्मिंग के लिए आप अच्छे मैं अगर कुछ नाम मुझे जो याद आ रहा है रेंडमली, आप हाईटेक की गोली भी दे सकते हैं। आप हाईटेक के अलावा नियोमेक की भी दे सकते हैं, है ना। ये टेबलेट जो है वो आप दे सकते हैं अपने पशुओं को। जिसके बाद में अगर दूसरा 011 करके भी आती है बोलस, 011 इस नाम से भी आती है, तो आप इसको भी दे सकते हैं। तो डीवर्मिंग इन गोलियों से आप करवा सकते हैं। और मिनरल मिक्सचर में आप अगर देना चाहें तो मिनरल मिक्सचर में बहुत तरह का, जैसे अल्वाइट एम का रिजल्ट बहुत अच्छा है, अल्वाइट एम भी दे सकते हैं आप खुराक में। जिसके बाद में दूसरा मिनरल मिक्सचर नेचुरामिन गोल्ड भी बहुत अच्छा है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के मिनरल मिक्सचर आते हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको खरीदने के बाद में ध्यान रखें कि जो विक्रेता खिला रहा था वही चीज़ें खिलाएं, जो बदलाव करना है तो वो धीरे धीरे करें। तीसरी जो है 10 से 15 दिन एडजस्ट होने में पशु को लगता है कि भैया कि नई जगह अगर आया है तो पशु इतना समय तो लेता है। दर्द निवारक गोली पशु को अपने बाड़े में अपने घर पे लाने के बाद में जरूर दें। इससे क्या है कि उसके अंदर जो मसल्स हैं, जो ड्यूरिंग द ट्रेवल जो वीकनेस आती है मसल्स में या जो एक्सर्शन आता है, तो उसको ये अच्छे से मैनेज कर जाता है। फिर मिनरल मिक्सचर दे, इससे क्या है आपका प्रोडक्शन गिरेगा नहीं। और डीवर्मिंग जरूर करें। पर अब ये सारी बातें तो हर सीजन में कॉमन होती है, पर जो ठंड के सीजन में है आपको विशेष जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि ठंड में आपको पशुओं को गर्म कुनकुना पानी देना है। पिलाना कैसा है? कुनकुना पानी, है ना। अगर पशु पानी कम पीता है तो थोड़ा सा उसके पानी के अंदर आप नमक की मात्रा, जैसे काला या सेंधा नमक जो है, काला या सेंधा नमक मिलाकर दें पशु को, सेंधा नमक। इससे क्या है पशु पानी अच्छा पीता है, पशु की पाचन प्रक्रिया भी इससे अच्छी रहती है। तो गुनगुना पानी देना है। कैसा पानी देना है? गुनगुना पानी, गुनगुना भी बोलते हैं इसको, हमारे इधर गुनगुना भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। गुनगुना पानी देना है। आठवीं बात यह है कि जहां पर आप पशु को रख रहे हैं आप कोशिश करें कि पशु को ठंडी जो हवा का झोंका है वो वहां पर नहीं होना चाहिए। मतलब हवा जो है उस क्षेत्र में, उस घर में नहीं होनी चाहिए। मतलब हवा होनी चाहिए, पर हवा जो है हवा का जो फ्लो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्षेत्र जो जहाँ रखा है बाड़ा जो है वो ढका होना चाहिए। बाड़ा चारों ओर से ढका होना चाहिए, ढका होना चाहिए। वही बात, आप चाहे तो बल्ब लगा सकते हैं जो उस पर्टिकुलर जो बाड़ा है जहाँ पे आपने पशु को बांध रखा उसको थोड़ा सा गर्म करके रखें। तो आप बल्ब लगा सकते हैं, बल्ब का इस्तेमाल करें या एलईडी बल्ब की बात नहीं होती। ऐसे बल्ब जो हीट पैदा करते हैं, जैसे गर्म जो वोल्टेज वाले बल्ब होते हैं उनको लगाएं ताकि जो बाड़ा गर्म रहे। पशुओं को जहाँ बांधा जा रहा है तो हो सके रबर मैट की यूज़ करें, जो रबर मैट आती है उनका यूज़ करें, या फिर आप भूसे का बिछावना करें। रात्रि के समय भूसे का बिछावना करें ताकि पशु का जो है शरीर का संपर्क सीधा जमीन से नहीं हो, क्योंकि अधिकतर एनर्जी जो पशु की होती है वो जमीन की जो शीत होती है, जमीन की जो ठंडक होती है उससे लड़ने में चली जाती है। तो भूसे का अगर बिछावना करेंगे तो पशु स्वस्थ रहेगा, पशु को जो है अपनी एनर्जी का लॉस नहीं होगा और उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, है ना। तो वापस मैं आपको बताऊं कि आप डीवर्मिंग करवाइए, मिनरल मिक्सचर दीजिए, दर्द निवारक गोली दीजिए, फिर कुनकुना पानी पिलाइए। बाड़ा जो है चारों ओर से ढका होना चाहिए। बल्ब का इस्तेमाल करें, है ना, जो हीट करते हैं, जो गर्मी बनाए रखते हैं। भूसे का बिछावना रखें। और आहार को आप कोशिश कीजिए कि आहार के अंदर
जो आप भूसा दे रहे हैं या बरसी दे रहे हैं या हरा चारा दे रहे हैं, तो इनको कुट्टी करके और मिक्स करके दें। तो इसको बोलते हैं सानी बनाकर देना। तो सानी बनाकर देने से बनाकर दे देना। और सानी बनाकर देने से क्या होगा कि जो भूसा होता है, जब हम सिर्फ भूसा भूसा खिलाते हैं तो भूसा अच्छे से नहीं पचता है। और भूसे के अंदर जैसे अगर बरसी वगैरह या खली या फिर अपन जो है चारा वगैरह ने मिक्स करके देते हैं, तो भूसे की जो पचने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, वो सुधर जाती है। तो सानी बनाकर दें, उससे लाभ मिलता है। अब अगली बात ये है कि पशुओं को आप पशु आहार पशु आहार पशु आहार पशु आहार पशु आहार मतलब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, जो गट्टे के रूप में आते हैं, है ना। कोई भी अच्छी कंपनी के पशु आहार, है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, गोदरेज बनाती है, पतंजलि बनाती है ना, और जिसके बाद में सांची का भी अपना पशु आहार आता है, कपिला का पशु आहार आता है। तो पशु आहार जरूर दें। पशु आहार देने से क्या होता है कि ये अपने आप में एक संतुलित आहार है, ये दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। पशु आहार कैसे देना आपको, गाय अगर है तो 400 ग्राम प्रति लीटर दूध उत्पादन पर देना है। मतलब 10 लीटर अगर गाय दूध दे रही है तो आपको 4 किलो देना है, और बाकी 1.5 किलो उसके सामान्य जरूरत के लिए देना है। मतलब अगर 10 लीटर पशु अगर दे रहा है दूध, तो और वो गाय है, तो आपको 2.5 से 3 किलो सुबह देना और 2.5 से 3 किलो शाम को देना है। और भैंस में 500 ग्राम प्रति लीटर दूध उत्पादन पर पशु आहार दिया जाना चाहिए। मतलब 1 लीटर अगर दूध दे रही है भैंस, तो उसे 500 ग्राम दिया जाना चाहिए। 10 लीटर अगर दे रही है तो उसे 5 किलो दिया जाना चाहिए। और 1.5 किलो अगर अलग से सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाना चाहिए। तो 5 किलो ये और 1.5 किलो वो 6.5 किलो, मतलब 3-3.25 किलो सुबह, 3-3.25 किलो शाम को दिया जाना चाहिए पशु आहार। तो ये पशु आहार का विशेष ध्यान दें, मिनरल मिक्सचर का विशेष ध्यान दें। और अभी ठंड के सीजन में आप गुड़ जरूर दें पशु को। आप 200-250 ग्राम गुड़ सुबह, 200-250 ग्राम गुड़ अगर शाम को देंगे, और अभी ताजी जमी हुई गाय या भैंस है तो उसका दूध उत्पादन का ग्राफ मेंटेन रहेगा। अभी होता क्या है कि हम लोग जो पशुओं को लेकर आते हैं, तो पशुओं में जहाँ पर विक्रेता ने उसका बहुत अच्छा ध्यान रखा होगा, तो उसकी जो बॉडी कंडीशन होती है बहुत अच्छी होती है पशु की, और वो क्रेता के यहाँ पे आने के बाद में 8-10 दिन तक तो लगातार अच्छा दूध देता है, क्योंकि उसका रख रखाव विक्रेता के यहाँ अच्छा रहा। पर क्रेता के यहाँ ये उससे लगता है कि भैया 10 दिन तक तो यार इसने, मैंने इसको खली भी नहीं दी, ज़्यादा पशु आहार भी नहीं दिया, पर इसने दूध अच्छा दिया, मतलब इसके अंदर कोई विशेष मशीन है कि ये बहुत ज़्यादा ही दूध बनाती है। पर ऐसा होता नहीं है। वो जो दूध है उसका 8-10 दिन तक उसकी बॉडी कंडीशन अच्छी होने की वजह से वो लगातार अच्छा देती है। पर आप विक्रेता जैसा रख रखाव नहीं कर पाता है, क्रेता जो है विक्रेता जैसा रख रखाव नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से उसका दूध उत्पादन गिर जाता है। अगर दूध उत्पादन गिर गया है, बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो फिर अगली कहानी ये आती है कि ऐसे पशुओं का जिनका दूध उत्पादन बहुत अच्छा था, मतलब 5-5, 6-6 लीटर सुबह शाम दे रहे थे, अब वो अचानक गिर गया है, मतलब स्वाभाविक रूप से वहाँ कैल्शियम का ड्रॉप हुआ है। तो अब फिर बात आ जाती है इलाज पर। तो इलाज में आप माइफेक्स करके एक बॉटल आती है, इसको चढ़वाएं 450 ml अपने पशु को, और इसको चढ़वाने के बाद में उसके 1-2 दिन बाद आप मिनरल मिक्सचर को कंटिन्यू कर दीजिए पशु में। मिनरल मिक्सचर में आप जो भी है, एलवाइट बहुत अच्छा है, तो मिनरल मिक्सचर आप शुरू कर सकते हैं, एलवाइट शुरू कर सकते हैं, नेचुरामिल गोल्ड शुरू कर सकते हैं। तो इनको आप आहार में 100 ग्राम रोज दीजिए, इन दोनों में से कोई भी, या और भी दूसरी कंपनियों के भी आते हैं जैसे एग्रीमेंट कोड वगैरह में ये भी बनाते हैं, पर इनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो मेरे को नाम याद आ गए, मेरे को किसी विशेष कंपनी से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, मेरे को जो नाम याद आए वो मैंने बताया आपको। तो माइफेक्स की बोतल है, ये चीज़ चढ़वा आप कंटिन्यू जब खिलाएंगे, अल्वाइटम या नेचुरामिल गोल्ड 100 ग्राम प्रतिदिन, तो पशु के दूध उत्पादन को आप मेंटेन कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। तो ये मेरा जो आपको बताने का मकसद था वो ये था
कि आप जो नए पशु लेके आए हैं तो उनमें किन विशेष बातों का ध्यान रखें। और अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि 10-15 दिन तक, जैसे ये मैंने बोला था 12 से 15 दिन एडजस्टमेंट पीरियड रहता है, तो ये 12 से 15 दिन को आप इसको भी आप अच्छा कर सकते हैं, मतलब इसको भी कम कर सकते हैं। कैसे कि इस दौरान क्या है कि अगर पशुओं को प्रोबायोटिक दी, जैसे स्टार्ट गोली वगैरह जो होती है, स्टार्ट बोलस आती है, आप वो दे दीजिए, रूमी प्रो दे दीजिए। ये जो बोलस है, ये जो गोलियां हैं, ये क्या करती है कि जैसे बरसी आप वहाँ पर विक्रेता के यहाँ चल रहा था और आपने मक्का को अचानक शुरू किया, मक्का को आपने उसको पशु को खिलाना शुरू किया, तो बरसी वाले जीवाणु तो पेट के अंदर नहीं थे, ये पेट के अंदर बरसी वाले बचाने वाले जीवाणु थे, मक्का बचाने वाले नहीं थे। तो आपने ये रूमी प्रो वगैरह जो है ये इस मक्का को बचाने में भी मदद करेंगे। रूमी प्रो है, स्टार्ट बोलस में भी जो चीज़ें होती है, ये भी फिर वो बोलस वगैरह जो मैं रेगुलरली मेरे यूज़ होते हैं उनका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। बाकी आप इन बोलस के अलावा एक ह्यूमन एफएस बोलस आता है, उसका तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ह्यूमन एफएस को आप यूज कर सकते हैं। और जब आप देख रहे हैं कि मतलब पशु जो है इतना सब खिलाने पिलाने से बहुत अच्छा दूध दे रहा है, खिलाई पिलाई बहुत बढ़िया चल रही है, और अब आपने देखा कि वो 12 से 15 लीटर पशु अपना प्रतिदिन दूध दे रहा है, पर अपन ने उसको ज़्यादा खिलाने के चक्कर में कभी कभी पशु का जो अपच पैदा हो जाती है, उस अपच से निपटने के लिए आप पशुओं को थोड़ा सा अगर उसके आहार में मीठा सोडा देंगे 20-25 ग्राम, जहाँ पे खुराक बहुत ज़्यादा ही हो रही है और खुराक में बाजरा या गेहूँ या पोहे की चूटी बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप 20 से 25 ग्राम उसको मीठा सोडा दीजिए। ये मीठा सोडा अगर नहीं दे सकते हैं तो ह्यूमन एफएस का पाउच दीजिए। तो इससे क्या होगा कि पशु का जो पेट है उसकी जो अम्लीयता क्षारीयता है वो बैलेंस रहेगी, और पशु की जो पाचन क्षमता है, पचाने की जो क्षमता है वो बरकरार रहेगी। पशु के अंदर देखो क्या होता है, पशु के अंदर एसिड भी बनते हैं, पशु के पेट के अंदर एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एसिड बनते हैं। तो एसिटिक एसिड जो है वो प्रोपियोनिक एसिड जो है ये मिल्क के उत्पादन को बढ़ाना और मिल्क के अंदर फैट परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत लाभकारी एसिड होते हैं। ब्यूटायरिक एसिड वहीं पे क्या है कि इसका दुष्प्रभाव होता है पशु के शरीर पे, और कीटोजेनिक एसिड होते हैं ये, मतलब कीटोन बॉडीज पशु के शरीर में बनाते हैं, जो कि पशु के बॉडी में अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ये बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो आप एसिटिक और प्रोपियोनिक एसिड जो है ये आप अगर पशु के पेट की अम्लीयता क्षारीयता बैलेंस रहेगी तो अच्छी मात्रा में बनेगी, तो उससे दूध उत्पादन और दूध में फैट परसेंटेज बढ़ेगा। तो मेरा अभी तक आपको कहने का सुझाव यही है कि आप नया पशु अगर लाए हैं तो उसकी दूध उत्पादन क्षमता जो है उसका उचित इस्तेमाल करें, उसको उचित तरीके से बढ़ाएं, इस तरह से आहार में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उनका धीरे धीरे समावेश करें। और अगर ऐसा लगता है कि अपने को कहीं पर उसको इलाज दिया जाना चाहिए तो इलाज के अंदर आप बोलस खिलाइए, उसको प्रोबायोटिक्स दीजिए और साथ में माइफेक्स और इनके इंजेक्शन दीजिए, माइफेक्स की बोतल चढ़वाइए और पाउडर में मिनरल मिक्सचर अलवाइड एम वगैरह को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप माइफेक्स बोतल नहीं चढ़वाना चाहते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, माइफेक्स बोतल की जगह आप बहुत सारे अच्छी कंपनियों के जेल आते हैं, जैसे सिरप आता है स्कल जेल, तो आप इसको एक एक दिन छोड़ के स्कल जेल 3 बार पिला दीजिए। स्कल जेल की बोतल आती है, फ्री फ्लो होता है, आराम से मुंह में डालिए उसको और धीरे धीरे जैसे ही आप उसको खाली करने के लिए हिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली पशु उसको बड़े अच्छे से पी जाता है। तो स्कल जेल जो एक एक दिन छोड़ के दीजिए और उसके बाद में फिर मिनरल मिक्सचर चालू कीजिए। तो मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आप डॉक्टर को बुलाएं अपने पशुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए। आप इस तरह से अगर खुराक में मैनेजमेंट सही रखेंगे या कुछ चीज़ें जो काउंटर पे मिलती है, जो मेडिकल शॉप्स पे इजीली अवेलेबल होती है, उनका उपयोग करके अपने पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता को उचित बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर पशु दूध में नहीं आ रहा है तो मेरा कहना है कि जरूर उस पशु के अंदर फिर कोई ना कोई या तो मेटाबॉलिक डिसीज है
या फिर कोई इन्फेक्शियस डिसीज है, तो उसको उसके लिए आप पशु चिकित्सक से सलाह लें, उनसे संपर्क करें और उनकी सलाह अनुसार अपने पशुओं का इलाज करवाएं, ताकि दूध उत्पादन क्षमता बनी रहे और आपका लाभ जो है पशु से, जो लाभ है दूध उत्पादन में जो आपका लाभ है वो बना रहे, ताकि आपका दुग्ध व्यवसाय में विश्वास बना रहे। यही हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर ये मेरा वीडियो जो है आपको ज्ञानवर्धक लगा है, अगर इसमें कोई बातें ऐसी हैं जिससे आपको कुछ लाभ मिल सकता है, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए, ताकि उनको भी इस तरह का लाभ मिल सके और वो डेयरी व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। धन्यवाद।